करवा चौथ की रात थी और वो दुल्हन बनकर अपने पति को छत पर लेकर पहुंचती है। एक तरफ मुस्कुराते हुए अपने पति का चेहरा देखती है, व्रत को खोलती है। पति खुश था कि उसकी पत्नी ने उसकी लंबी उम्र के लिए आज व्रत रखा है, लेकिन पति को पता नहीं था कि आज ही उसकी पत्नी उसको मौत के घाट उतारने वाली है। कुछ ही देर के बाद उस महिला के 4 प्रेमी आते हैं। उन चारों प्रेमियों के साथ वो करवा चौथ मनाती है और फिर अपने ही पति को दर्दनाक तरीके से रात भर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है चारों प्रेमियों के साथ। बिल्कुल आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, आपको एक पल के लिए ये खबर झूठी लगेगी, क्योंकि जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मुझे भी लगा कि झूठी खबर है और इसको सच खबर के लिए मैं आपके पास ये न्यूज़ की कटिंग लगा देता हूँ। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर उस महिला के 4 प्रेमी कैसे बन गए, और करवा चौथ की रात जब उसने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था तो उसी रात उसने अपने पति को मौत के घाट क्यों उतार दिया, आखिर क्या वजह थी, और मौत के घाट उतारने के बाद घटना का खुलासा क्या हुआ, उसने अपना जुर्म और कहानी क्या बताई कि उसने चारों प्रेमियों को कैसे बुलाया। वाकई में ये घटना हैरान करने वाली है। मैं पढ़कर शॉक्ड हूँ और जब आपको सुनाऊंगा तो आप एक एक अल्फाज सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से आखिर तक जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है अमेठी ज़िला, आपने सुना होगा, उसी ज़िले का एक गौरीगंज थाना है और गौरीगंज थाने का एक गुवावा शीतला वक्ष गाँव है। वही गांव की रहने वाले, मतलब गांव में ही जो संडे वाला दिन था 20 अक्टूबर, जिस दिन करवा चौथ था, पूरे गांव के अंदर महिलाएं मेहंदी लगवा रही थी और सब लोग खुश थे, खुशी का माहौल था क्योंकि आज करवा चौथ है। और उसी रात वहीं पर रहने वाली रजनी, जो अपने पति के लिए तैयार वैयार हो रही थी, और जब रात को चांद निकलता है तो वो छत पर चढ़ती है और पति को देखते हुए अपने व्रत को खोल लेती है और नीचे आ जाती है। इतना सब होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद गांव वालों को रजनी के घर से कुछ उसके पति की चीखने पुकारने की आवाज़ें आती हैं। गांव के लोग घर की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि अंदर जो रजनी का पति है, जिसका नाम बद्री है, बद्री प्रसाद है, उसके चीखने की आवाज़ लगती है। गांव वाले पहुंचते हैं, रजनी को आवाज़ लगवाते हैं, तो रजनी बाहर जाती है और बोलती है कि कुछ नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है तो दर्द हो रहा है, मैं भी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के यहाँ उनको लेकर जाऊंगी। रजनी ये बात बोलती है, गांव के लोग वापस चले जाते हैं। अब रात से जैसे ही सुबह होती है तो गौरीगंज थाने में रजनी पुलिस को सूचना देती है, फ़ोन करती है। फ़ोन कर बोलती है कि रात के टाइम क्या मेरे पति की मौत हो चुकी है। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो पति था बद्री वहां पर बेड पर पड़ा हुआ था और रजनी बेतहाशा रो रही थी, चीखें मार रही थी। फ़ौरन ये खबर जो बद्री के फैमिली वाले थे उनको लग जाती है। पुलिस मौके पर थी वहाँ पर, और जब रजनी से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, बद्री की मौत कैसे हुई, रात के टाइम तो बद्री बिल्कुल ठीक ठाक था, दूल्हे की तरह तैयार हुआ था और तुमने भी व्रत रखा था, सब कुछ बिल्कुल सही था, ऐसा कोई मामला नहीं था लड़ाई झगड़े का कि भला तुमने बद्री को मारा हो, क्योंकि पहला शक इसी पर जाता है, क्योंकि रात को सब कुछ ठीक ठाक, सुबह बद्री की मौत, तो शक यही जाता है कि पत्नी ने ज़रूर कुछ किया होगा। लेकिन पत्नी बोलती है कि रात के टाइम मेरे पति की तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, गांव वालों को भी मैंने बताया था। कुछ गांव वाले बोलते हैं कि हाँ, आवाज़ें तो लगी थी, हम आए भी थे, लेकिन रजनी ने बोल दिया था कि दर्द बंद हो जाएगा। रजनी बताती है कि रात को उसने कुछ दवाएं बद्री को खिलाई थी, लेकिन सुबह उठने के बाद जब बद्री को देखा तो बद्री की सांसें नहीं चल रही थी। फ़ौरन मैंने फ़ोन किया। पुलिस जो बद्री की बॉडी थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को लग रहा था कि शायद हो सकता है दवा वगैरह का रिएक्शन हुआ हो और बद्री की मौत हो गई हो। सुबह से लगभग 10-11 बजे थे कि जो बद्री की माँ थी वो थाने में पहुंचती हैं और अपनी बहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा देती। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालने में लग जाती है और दूसरी तरफ बद्री की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था कि आखिर पता चल सके कि बद्री की मौत कैसे हुई है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बद्री की मौत उसके सीने को, गले को दबाकर सांस को रोककर की गई है और बद्री के शरीर पर काफ़ी चोटों के भी निशान थे, अंदरूनी चोट के निशान। फ़ौरन पुलिस जो बद्री की पत्नी थी रजनी, उसको गिरफ्तार कर लेती है और
पूछताछ शुरू कर देती है। और रजनी की जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें कई लड़कों के नंबर निकलते हैं कि उस रात रजनी ने कितने लोगों से बातचीत की थी। और जब रजनी से पूछताछ की जाती है तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने ही बद्री की हत्या की है और मैंने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर बद्री की हत्या की है। और जब पुलिस रजनी की कॉल डिटेल्स देखती है और पूरा खुलासा करती है पूछताछ करने के बाद, तो पता ये चलता है कि ये जो रजनी है, शादी के बाद से ही इसकी जो प्रेम कहानी चल रही थी वो सुभाष के साथ चल रही थी। सुभाष इसका बहुत पुराना प्रेमी है, क्योंकि रजनी गांव इधर ही के पास के ही गांव की रहने वाली है। और जब ये शादी के बाद आई थी, रजनी की शादी को लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, तो शादी के बाद से ही रजनी की प्रेम कहानी सुभाष से चल रही थी। और ये प्रेम कहानी का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बद्री को पता चल चुका था कि रजनी की प्रेम कहानी सुभाष से चल रही है। और एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि सुभाष घर से निकल कर जा रहा है और बद्री ने देख लिया है। इसी चीज़ को लेकर जो बद्री था वो रजनी को मारा करता था, टॉर्चर किया करता था, यहाँ तक कि रजनी को फ़ोन तक नहीं चलाने देता था। रजनी पूरे तरीके से परेशान हो चुकी थी। लेकिन रजनी के जब सुभाष की प्रेम कहानी के बाद जो गांव का ही परमानंद है उसके साथ भी प्रेम कहानी चालू हो जाती है। और फिर रजनी एक और प्रेमी बनाती है जिसका नाम अनिल होता है, वो भी गाँव का। अब ये 3 प्रेमी थे। वहीं कुछ महीनों पहले ही रजनी पड़ोस के गांव में, जो पड़ोस के गांव की रहने वाली है, वहां पर ये शादी में पहुंचती है। शादी का प्रोग्राम था, वहां पर सुभाष भी पहुंचता है। और सुभाष जो पड़ोस का गांव था, वहीं पर सुभाष का एक दोस्त रहता है साहिल, तो उस गांव में पहुंचता है कि वो रजनी को देख सके, रजनी से बातचीत कर सके। और साहिल की बातचीत वो रजनी से करवाता है। और उसी बीच रजनी सुभाष के ही दोस्त साहिल को भी बातों में फंसा लेती है, उसको भी बॉयफ्रेंड बना लेती है। अब रजनी के 4 बॉयफ्रेंड थे, आपस में किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब ये सिलसिला बराबर चल रहा था। अब रजनी एक से बात, पूरे दिन रजनी का काम यही होता था कि एक एक कर अपने बॉयफ्रेंड से बात करना। जब एक बॉयफ्रेंड फ्री हो जाता तो दूसरे से बात करती, तीसरे से, चौथे थे, एक एक कर सबको अपने घर बुलाती थी, संबंध बनाती थी। अब जो पति था, पति यही देखता था कि रजनी हर टाइम फ़ोन पर बात करती है, जब उसको फ़ोन करो दूसरी कॉल पर बिजी आती है। इसी चीज़ को लेकर बद्री बेहद ज़्यादा रजनी को मारता था। और रजनी बद्री को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, वो तंग आ चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में मनोरंजन चल रहा था, इंटरेस्ट चल रहा था, जवान जवान प्रेमी उनके साथ संबंध बनाना, जवान जवान प्रेमी उसके लिए गिफ्ट लाते, कोई आइसक्रीम ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। उसकी ज़िंदगी वापस एक जवानी के मोड़ पर आ चुकी थी, वो छोटी हो चुकी थी, ज़िंदगी में ऐश कर रही थी। लेकिन सिर्फ एक कांटा था, वो उसका पति था जो उसको टॉर्चर करता था, उसको मारता था, सुभाष का नाम लेकर। और इसी परेशानी से वो तंग आकर सुभाष से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि बद्री को रास्ते से हटा दें, उसके बाद ये कांटा हट जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम ये जो जिस दिन हम लोग बद्री को हटाएंगे उस दिन करवा चौथ वाले दिन हटाएंगे, जिससे किसी को शक नहीं होगा। और तुम्हारा जो दोस्त है साहिल, उसको भी बुला लेना, क्योंकि बद्री में ताकत है, लंबा चौड़ा है, ज़रूर वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो इसीलिए वो फ़ौरन सुभाष मान जाता है, साहिल को भी बुला लेता है। अभी उसको पता नहीं था सुभाष को कि साहिल भी इसी का, रजनी का बॉयफ्रेंड है। फिर रजनी बोलती है मेरे 2 दोस्त गांव वाले जान पहचान के हैं, उनको भी बुला लेते हैं, वो हत्या में शामिल हो जाएंगे, वो किसी को नहीं बताएंगे। फिर रजनी परमानंद को बुलाती है, अनिल को बुलाती है, इन चारों को बुला लेती है, क्योंकि उसने पहले करवा चौथ छत पर मना लिया था, पति नीचे सोया हुआ था। लगभग 11 से 12 बजे का टाइम था। चारों को अपने घर बुलाती है और रजनी बाहर खड़ी हो जाती है साहिल को लेकर और देखती है, मतलब कोई आ तो नहीं रहा, कोई कुछ तो नहीं है। अंदर की तरफ तीनों थे, परमानंद, अनिल और सुभाष। तीनों जो बद्री था उसके ऊपर टूटते हैं, तो फ़ौरन बद्री उठता है, चीखता है, और चीखने की आवाज़ जब पड़ोसियों को लगती है तो भागे भागे आती है। और रजनी फ़ौरन अंदर की तरफ भागती है साहिल के साथ, और बद्री के ऊपर खुद भी टूट पड़ती है। कुल मिलाकर 5 बद्री के ऊपर टूट जाते हैं और पकड़ लेते हैं। जैसे ही गांव के लोग पूछते हैं अंदर क्या हुआ, तो बाहर आकर बोल देती है कि कुछ नहीं, बस बद्री की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग चले जाते हैं और फिर हत्या को अंजाम दिया जाता है। उसके मारने के बाद रजनी जो सुभाष की, जो बद्री की बॉडी थी, वहीं पर डाल देती है और फिर सुभाष से संबंध बनाती है। सुभाष के जाने के बाद फिर परमानंद से और अनिल से एक एक कर सबको बुलाती है और सबके साथ संबंध बनाती है। और सुबह ये अपना ड्रामा रच देती है, क्या बद्री की गोली की वजह से मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा खुलासा कर देती है।
और पता चलने के बाद पुलिस ने उसके चारों प्रेमियों को और रजनी को उठाकर जेल भेज दिया। इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब करवा चौथ पर उसने अपने चारों प्रेमियों को बुलाकर हत्या कर दी। आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा। आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना ज़्यादा बदल चुका है। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए हैं। फ़ौरन उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएँ, अपना नाम लिख दें, आप मेरी वीडियोस को कब से देख रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में मुझसे लेकर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, उसका भी मैं जवाब दूंगा। तो कमेंट्स को पढ़ते हैं, आप भी जाकर कमेंट्स कीजिए। तो पहला कमेंट जो किया है वो दिनेश कुमार ने किया है। ये बोल रहे हैं, भाई कैसे हो आप? मैं दिनेश भोले बाबा नगर गुजरात से हूँ। मैं इतने सारे कमेंट करता हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते हो, तो भाई मैंने आपका नाम ले दिया है। और ये कमेंट किया है विनय ने, जो छत्तीसगढ़ से हैं। बोल रहे हैं, मैं आपका वीडियोस देखता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो भाई मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आपने ताजमहल सुना होगा, वहीं का पास का फ़िरोज़ाबाद है, वहीं का रहने वाला हूँ। और ये बोल रहे हैं, आई एम साहिब खान, मेवात राजस्थान से हूँ। और ये कमेंट किया है इरशाद ने, अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं मुंबई शिवाजी से हूँ, गोवंडी से। तो वालेकुम अस्सलाम इरशाद भाई। और विनय सागर बोल रहे हैं, ज़िला गोरखपुर से हूँ, कैसे हो भाई जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। विनय सरकार, अच्छा विनय सरकार नाम है इनका। और ये बोल रहे हैं, मेरा नाम कमलेश कश्यप है और मैं खटीमा उत्तराखंड से हूँ। आपकी कहानी अच्छी होती है। मेरा मानना है कि शादी माता पिता की मर्ज़ी से होनी चाहिए। लव मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन ऐसा हो भी जाता है, लव मैरिज सक्सेस भी हो जाती हैं। लेकिन अगर सक्सेस हो भी जाए तो पति को दब के रहना पड़ता है। लड़कों के लिए ख़ासकर बता रहा हूँ, क्योंकि फिर लड़की आपसे डरने वाली नहीं है, फिर वो हिम्मत वाली बन जाएगी, वो आपको जानेगी पहचानेगी। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लव मैरिज की है। वो शादी से पहले पूरे दिन फ़ोन पे कान पे फ़ोन लगा के एक पटिया पे बैठकर बात करते थे। फिर उनकी लव मैरिज हो गई। अब वो खूब लंबे चौड़े हैं, मुझसे भी ज़्यादा लंबे, लेकिन उनकी चलती नहीं है, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिससे शादी हो चुकी है, पत्नी बन चुकी है, उसको हर बात पता है कि भाई ये कैसे डरेगा, ये पहले कैसे रोता था, तो इसलिए वो डरती वरती नहीं है और उनको दबा कर रखती है। रमेश कुमार बोल रहे हैं, माज भाई शादी भी हमेशा परिवार की मर्ज़ी से करना चाहिए, लव मैरिज से ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। सब लोग यही क्यों बोल रहे हैं कि लव मैरिज ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती? मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी करूँ ही नहीं। आप लोगों का कहना क्या है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरी उम्र शादी की हुई है या नहीं, ये भी बताइएगा। और सना खान बोल रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश रहें, सलामत रहें भाई साहब, आप अल्लाह आपको कामयाबी दे। और सना खान ने कमेंट्स किया था कि मैं बुरा मान गया। तो देखिए सना जी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना। और जो आपने सना ने बोला था कि पाकिस्तान से एक फूल मेरे लिए, तो हमारे इंडिया से भी एक फूल आपके लिए। और ये बोल रहे हैं अशफाक अहमद, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? तारीख और किस सन की बात है वो भी बताया करो। अच्छा, तारीख बताया करूं और सन की बात बताया करूं। फ़िलहाल की जितनी भी खबरें होती हैं 1-2 दिन पुरानी वही होती हैं, वही मैं बताता हूं। और रेहान मलिक बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, भाई हमारा भी नाम कभी ले लिया करें। काफ़ी टाइम हो गया कमेंट्स करते हुए, आपकी वीडियो देखते हुए, लेकिन आपने हमारा नाम नहीं लिया है। तो रेहान मलिक, मैंने भाई रेहान भाई आपका नाम लिया है, लेकिन रेहान मलिक मतलब आपने क्यों लगाया है? मतलब रेहान तो मतलब मुस्लिम होते हैं और मलिक जाट होते हैं, क्योंकि हमारे जो इंचार्ज साहब अभी थाने में हैं उनसे मुझे पता चली है कि मलिक जाट होते हैं और रेहान मुस्लिम होते हैं। हो सकता है लगाया हुआ आपने, लेकिन मुझे बताइएगा थोड़ी, उससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी। और ये बोल रहे हैं रविराज सर, मैं रविराज छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। तो रवि भाई मैंने आपका नाम ले दिया है। और ये बोला, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम तबारक फ्रॉम बिहार, कटिहार से। तो तबारक भाई मैं बिहार बहुत जल्दी आने वाला हूँ। स्माइलिंग व्यापार बोल रहा है, अस्सलाम वालेकुम माज भाईजान, कैसे हो? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, लव यू टू, स्माइलिंग व्यापार। और ये बोल रहे हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा मानना है कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी होनी चाहिए। माज भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। मैं निकत फातिमा छत्तीसगढ़ से। तो शुक्रिया निकत जी। और ये बोल रहे हैं अजय कुमार, आज मेरा नाम तो नहीं लेते, ज़िला फ़िरोज़ाबाद से हूँ। तो ज़िला फ़िरोज़ाबाद से आप कहाँ से हैं? मैं भी तो फ़िरोज़ाबाद से हूँ। अगर आप फ़िरोज़ाबाद में किस जगह रहते हैं मुझे बताइएगा। और ये बोल रहे हैं, हेलो माज भाई, मेरा नाम नईम है, इरादत नगर से, शमशाबाद, आगरा।
आप मेरे कमेंट्स को क्यों नहीं पढ़ते हो? तो भाई मैंने आपके कमेंट्स पढ़ा तो है, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो देखिए ढेर सारे कमेंट्स हो चुके हैं, ढेर सारे मैंने पढ़ दिए हैं, थोड़े बहुत अभी रह चुके हैं। अगर थोड़े से आप और जाकर कर देंगे तो फिर अगले वीडियो में मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा। तो जल्दी से नीचे जाएं और एक कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपका नाम भी लेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।